हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल है सभी बच्चों के। सुबह सुबह कोई जादू हो गया था क्या आज? हम्म। हाँ भाई बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, तो आज सुबह आप लोगों को कुछ अलग सी फीलिंग आई होगी, है ना? हम्म। हम्म। हाँ, तो आज सुबह मेरी आईडी से जलोजी की क्लास हुई होगी आप लोगों की, है ना? हाँ, आज सुबह मेरी आईडी से जलोजी की क्लास हुई होगी। एक्चुअल में हम लोगों ने एमडी सर को कहीं मतलब बहुत ज़रूरी काम से जाना था, तो हमारी एमडी सर की बात हुई थी कि हम लोग अपनी क्लास एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने वहाँ पर वेदांतु लोगों को भी बता दी थी कि भाई आप लोग हम लोगों की क्लास चेंज करा दो। अब वो लोग भूल गए। अब भूल गए तो सुबह सुबह मैंने देखा, तो फिर मैंने कहा एक ही रास्ता है क्लास लेने का कि आप मेरी आईडी से ले लो, क्योंकि तब तक वो लोग ऑफिस में आ जाएंगे तो फिर चेंज कर देंगे। यस। ओके। बुक तो अब सब लोगों के यहाँ पहुंच गई होगी या पहुंच रही होगी, क्योंकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि पिछले 4-5 दिन से बुक बच्चों के पास डिलीवर हो रही है। एक हफ्ते से बुक सब बच्चों के पास डिलीवर हो रही है। तो किसी के पास कभी पहुंची, जैसे बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं मेरे पास कि हाँ बुक मिल गई है, मगर कुछ ऐसे मैसेज भी है कि सर अभी हमारे पास नहीं पहुंची है, अभी हमारे पास नहीं पहुंची है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को मिल भी गई होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिली होगी, मगर 2-4 दिन में अब पहुंच ही जाएगी, क्योंकि जब डिलीवर हो रही है। हाँ, ट्रैकर नहीं आया है। हाँ यार, मैंने बोला तो है, कल बच्चे ने मेरे को बोला था, किसी बच्चे ने मैसेज करके मेरे को बोला था कि सर मेरा ट्रैकर नहीं चल रहा है। मैंने बोला तो है कि भाई बच्चों के ट्रैकर नहीं चल रहे हैं। अब जैसे आप बोलते हो वैसे हम भी लोग बोल देते हैं। हाँ, चलो, अब जरा देखो, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, ठीक है? कुछ बातें बता देता हूं। तो आप लोगों का आज नया चैप्टर चालू होगा जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम एक नया चैप्टर है, पहली क्लास है उसकी। अब जरा मुझे क्या बच्चे एक बार बताएंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी आयनिक इक्विलिब्रियम में तोते उड़े हैं, क्योंकि टफ चैप्टर होता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके आयनिक इक्विलिब्रियम में तोते उड़े हुए हैं, मतलब दिक्कत है उनको? सर ऑर्गेनिक बेसिक से पढ़ाना, अरे बिल्कुल बताएंगे। पहले ये तो देखो, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके तोते उड़े हुए हैं, मतलब जिनको आयनिक इक्विलिब्रियम कम आता है, क्योंकि टफ चैप्टर है। हम्म। हम्म। शाम वाली क्लास में बच्चे कम रहते हैं क्या? बच्चे कम दिख रहे हैं आज। हम्म। यस, अच्छा, आप लोगों के हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम्म। ओके। हम्म। अच्छा, तो आप सभी लोग बिल्कुल टेंशन न लें। आयनिक इक्विलिब्रियम ऐसा मस्त आपको पढ़ा के भेजूंगा कि कहोगे कि यार क्या आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया है। आप बिल्कुल टेंशन न लें, पूरी केमिस्ट्री पे, पूरी केमिस्ट्री को बम बम कर दूंगा। हाँ, मगर उसमें आपकी भी मेहनत लगेगी। आप यदि मेरी बातों को लगातार फॉलो करते हो और सारी चीजें करते हो, तो केमिस्ट्री की जिम्मेदारी मेरी है। अब बिल्कुल परेशान ना हो, जैसे जैसे कराता जाऊं वैसे वैसे करते चले जाओ, सब कुछ करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, चैप्टर को बहुत अच्छा कर दूंगा आपके लिए, मस्त एकदम। हाँ, एकदम मस्त करा दूंगा। अच्छा, अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑर्गेनिक के वाईटी के नोट्स बनाना है। बिल्कुल बनाना है। देखो, आज से वाईटी पे ऑर्गेनिक स्टार्ट है। मैंने आज से मतलब 27 से, कल से। एक बार मैं देखता हूं, ये तो अभी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। हम्म। हम्म। तो क्या है कि वाईटी पे ऑर्गेनिक का सेशन कल से स्टार्ट है, कल से स्टार्ट है। जो
इस पे है, इस पे नेट स्लो चलता है। जैसे डेस्कटॉप पे तो मैंने केबल लगा रखी है तो बहुत फास्ट चलता है, मगर इस पे वाया वाईफाई है तो शायद स्लो चलता है थोड़ा सा। तो ऐसे ही बता देता हूँ, है ना, ऐसे ही बता देता हूँ। जब आ नहीं रहा है, हाँ लोड नहीं ले रहा है, बंद कर देता हूँ। चलो आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो देखो वाईटी से कल 27 अगस्त से ऑर्गेनिक स्टार्ट है वाईटी पर, यूट्यूब पर 5 बजे सेशन लाइव आएगा। मैं तो रिकॉर्डेड देना चाहता था मगर बच्चों ने कहा लाइव लो, तो 5 बजे लाइव होगी क्लास। टॉपिक पढ़ाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब आपको शुरुआत वाले कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। पहला लेक्चर ये है। तो सभी बच्चे इस लेक्चर को अटेंड करेंगे, सभी बच्चे इसको अटेंड करेंगे वाईटी पे, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल मस्त तरह से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने बहुत लोगों से ऑर्गेनिक पढ़ी होगी, है ना, बहुत लोगों से पढ़ी होगी, ठीक है। अब आपको ऑर्गेनिक मैं बताऊंगा। मैंने 21 साल 22 साल में 18 साल ऑर्गेनिक पढ़ाई है, 18-19 साल। पिछले 1.5-2 साल से मैं इतना ज्यादा बिजी चल रहा था तो सिर्फ फिजिकल कर रहा था, मगर पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं कि बच्चों के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में इतने नंबर नहीं आ पा रहे हैं जितना वो अच्छा पेपर फिजिकल का करके आ पा रहे हैं। तो इस बार मैंने पूरी जिम्मेदारी उठाई है कि आपको पूरी फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैं कराऊंगा। मेरे साथ और भी लोग कराएंगे, ऐसा नहीं है कि अकेले मैं कराऊंगा, मगर मैं तीनों चीजें मैं भी कराऊंगा और बाकी लोग भी अपना कराएंगे, मगर तीनों चीजें मैं कराऊंगा। वैसे मैं सिर्फ फिजिकल कराता था, फिर नहीं कराता था। इस बार से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल मैं भी तीनों चीजें कराऊंगा, और भी बाकी जो टीचर होंगे वो भी कराएंगे, और भी जो बाकी टीचर होंगे वो भी कराएंगे, मगर मैं भी कराऊंगा जैसे आप लोगों का सारा कुछ शेड्यूल में रहे और अच्छे से खत्म हो पाए, है ना। हाँ बाकी टीचर भी कराएंगे मगर मैं भी कराऊंगा, ठीक है। तो कल लेक्चर है 27 यूट्यूब पर 5 बजे, 5 बजे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग आराम से एकदम मस्त तरीके से पढ़िएगा, मस्त तरीके से पढ़िएगा, हाँ आराम से। तो सभी बच्चे मुझे मिलेंगे कहां पर, वाईटी पे 5 बजे कल 27 अगस्त, 27 अगस्त को। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। हाँ और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अब आ जाओ, आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर चालू कर रहे हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम करेंगे एसिड बेस थ्योरी, और उससे पहले हम करेंगे लास्ट लेक्चर का टेस्ट, टेस्ट ऑफ लास्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर का टेस्ट। तो सभी बच्चे लास्ट लेक्चर के टेस्ट के लिए रेडी हो जाए। जल्दी से पेन कॉपी पकड़ लो, आपकी स्क्रीन पर ये आया पहला क्वेश्चन, टीएसडी, टीएसडी नंबर 1। बताइए इसका आंसर, टीएसडी नंबर 1। At 1400 Kelvin, Kc equal to 2.5 into 10 की पावर -3 for the reaction CH4 gas plus 2H2S reversible, ये at 10 liter reaction vessel at 1400 Kelvin contain 2.0 mole of methane, 3.0 mole of CH2, 3.0 mole of hydrogen, 4.0 mole of H2S. In which direction the reaction proceed to reach equilibrium? बताइए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी इक्विलिब्रियम को अचीव कराने के लिए। सब लोग अच्छे से बताइएगा। अब देखो रिएक्शन की डायरेक्शन निकालने के 3 तरीके हैं। एक डेल्टा जी की वैल्यू दी हो, एक ली चटेरियल प्रिंसिपल, और एक क्वेशंट रेशियो। अब आप देखो कौन सा लगना है।
क्वेशेंट रेशियो लगना है, ली चटेरियल प्रिंसिपल लगना है, कैसा रेशियो लगना है ना, कैसा रेशियो लगना है। और आप लोग मुझे बताइए केमिकल इक्विलिब्रियम की डीपीपी अपलोड हो गई कि नहीं, मैं कल से कह रहा हूं, जरा एक बार सब लोग बताओ बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम की डीपीपी अपलोड हो गई कि नहीं? नहीं भाई, मैं कल से कह रहा हूं, 1 मिनट में फिर बोल देता हूं। रजत सर आपको कल मैंने भेजी थी केमिकल इक्विलिब्रियम की डीपीपी, डीपीपी अभ्यास, तेजस, सिद्धि, है ना, थ्योरी रिवीजन सीट, हैंड रिटन सीएसडी, ठीक है, ब्लैंक पीपीटी, ये सब अभी तक अपलोड ही नहीं हुआ है। कुछ बच्चे बेचारे परेशान हैं, बच्चे कह भी रहे हैं कि सर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, प्लीज आप टीम को बोल के करवाइए। हाँ यार, फिर से बोल दिया है। अच्छा, अब गौर से इस बात को देखो बच्चों, अब यहां पर कैसे निकालोगे, तो हम क्या करेंगे, क्वेशेंट रेशियो निकालेंगे। क्वेशेंट रेशियो ये बता देता है कि डायरेक्शन क्या है। तो क्वेशेंट रेशियो क्या होता है, क्वेशेंट रेशियो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये देखो वैल्यू डालो, अब जैसे वैल्यू डाल रहे हैं 10 लीटर वेसल एट इतना कंटेन। अब देखो इसके मोल कितने हैं, इसके मोल 3 मोल है, 2 मोल मेथेन और इसके 3 मोल है, तो 3/10 कंसंट्रेशन डालना होता है। और हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 3 मोल, तो 3/10 का 4 डिवाइडेड बाई, मेथेन के कितने मोल हैं, 2 मोल, 2/10। H2S के कितने मोल है, 4 मोल, 4/10 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1 2 3 4 5, ये देखो 3 और एक 4, ठीक है, ये कितना आया 2, ये कितना आया 4 4। अब देखो ये कितने 10 हैं, 1 और 3, ये देखो 2 ये है, तो ये 3 है, और ये कितने हैं 5, तो नीचे बचेंगे 2। अब आप देखो कि क्या वैल्यू आ रही है, क्यों, क्योंकि क्वेशेंट रेशियो और क्यूसी में हमें कंपेयर करना है, तो क्वेशेंट रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 3 हो गए 4 इंटू 5, 5 डिवाइडेड बाई, है ना, 27 81 81 इंटू 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 100, तो ये वैल्यू आ रही है क्यूसी की 7.5 इंटू 10⁻²-2। यहां लिखा है केसी कितना लिखा है, केसी लिखा है 2.5 इंटू 10⁻³ इसका मतलब क्यूसी बड़ा है केसी से, केसी छोटा है तो बैकवर्ड, केसी छोटा है तो बैकवर्ड, क्या है, केसी बराबर है इक्विलिब्रियम, केसी बड़ा है फॉरवर्ड, केसी छोटा है बैकवर्ड, भूल गए कल। तो केसी की वैल्यू छोटी है, ये देखो 10⁻³ लिखा है, और ये निकल के आ रहा है 10⁻²। तो केसी की वैल्यू छोटी है, और छोटी है तो कहां जाएगा, बैकवर्ड, ठीक है। अब ये करो, इसको करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट,
द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम ऑलवेज इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सारे बच्चे जल्दी से बताएं, फिर नया चैप्टर चालू करें। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, क्या ये ऑलवेज टर्म सही है? इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस इन ए गैसियस रिएक्शन डेल्टा Ng does not equal to 0 at equilibrium, keeping volume constant, have no effect on equilibrium state. Introduction of inert gas in a gaseous reaction delta Ng does not equal to 0 at equilibrium, keeping pressure constant, have affected on equilibrium. The larger the value of K indicate that the product is more stable relative to reactant. तो यार स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, ऑलवेज नहीं होता है। यदि प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, क्यों? रिएक्शन फॉरवर्ड में। मगर यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो ऑलवेज नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? ए। बाकी सब बिल्कुल सही लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा है। तो अब बच्चों बताओ किसके कितने सही? दो में से किस बच्चे के कितने सही? 2 आउट ऑफ, बताइए 2 आउट ऑफ कितना? यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो मैं जानता हूं कि आयनिक इक्विलिब्रियम, देखो किन चैप्टरों से बच्चों को बहुत डर लगता है। वैसे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर ज्यादा टफ माने जाते हैं, है ना, मगर फिर भी जिनसे डर लगता है, जो मुझे फील होता है, वो बच्चों को है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम। सबसे ज्यादा इन 3 चैप्टर से डर लगता है, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद यदि किसी बच्चे को किसी चैप्टर में तकलीफ होती है तो वो होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब वैसे तो सभी टफ है, मगर आप बिल्कुल परेशान हो। सीएसडी कल के, सर कल के सीएसडी दे दीजिए। अच्छा कल क्या सीएसडी नहीं लिखे थे क्या? हाँ तो चलो सीएसडी लिख दूंगा, क्लास खत्म होते होते लिख दूंगा। तो चलो आयनिक इक्विलिब्रियम की सबसे पहली हेडिंग है इलेक्ट्रोलाइट। बताओ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? देखो इलेक्ट्रोलाइट टर्म का 2 चैप्टरों में यूज होगा, एक आयनिक इक्विलिब्रियम, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसा कोई भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, गौर सुनना, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जो आयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आयन हो या ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जिसमें आयन हो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे क्या बताओ, पानी में आयन है, यस, पानी किस में ब्रेक होता है? HNOH, तो वो इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। अब पानी में तुमने डाल दिया NaCl, तो NaCl आयन में ब्रेक हो जाएगा, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? ऐसा कोई भी लिक्विड, दोज सॉल्वेंट या सॉल्यूशन which have ions, ऐसा कोई भी सॉल्वेंट, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसके पास आयन है, उसका नाम क्या रखा जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। ये नॉमेनक्लेचर है, ये नॉमेनक्लेचर है कि तुम अपने नाना के यहां गए तो तुम्हारा नाम है टिंकू, तुम अपने बाबा के यहां गए तो तुम्हारा नाम है पिंकू,
तुम अपनी बुआ के यहाँ गए तो तुम्हारा नाम है चिंटू, तुम अपनी चाची के यहाँ गए तो तुम्हारा नाम है चिंकू, है। तो ये नॉमेनक्लेचर है कि हर बच्चे को हर रिलेटिव प्यार से कुछ ना कुछ कहता है ना। तो उसी तरह से सॉल्यूशन के भी और सॉल्वेंट के भी नॉमेनक्लेचर है। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन या ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जिसके पास आयन है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, एक बच्चा कह रहा है जैसे गर्लफ्रेंड नाम रखती है, बिल्कुल सही है। अब इतना नॉलेज तो मुझे नहीं है, ये तुम ही को होगा, है ना। ये तुम ही को नॉलेज होगा इस टाइप का, मुझे कम है। हाँ, बाबू, सोना, इलू, टीलू, मिलू, यस। चलो पढ़ाई पे आ जाओ। तो देखो यार, ऐसा कोई भी साल या सॉल्यूशन जिसके पास क्या है, आयन है, उसको कहोगे इलेक्ट्रोलाइट। अब जरा आप एग्जांपल देखो, क्या वाटर के पास आयन है? यस। आप जानते हो कि वाटर कैसे ब्रेक होता है? एच आयन और ओ एच आयन में ब्रेक होता है। तो वाटर के पास आयन है तो ये क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट बोला जाएगा। आपने पानी में, आपने देखो पानी में क्या डाल दिया? NaCl इक्वल्स सॉल्यूशन ऑफ NaCl, नमक का सॉल्यूशन। तो यार आपको पता है कि NaCl कैसे ब्रेक हो जाता है? ऐसे। तो ये क्या है? इसके पास आयन है, यस। और यदि आयन है तो ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, इक्वस H2SO4 सॉल्यूशन। एसिड को पानी में डालोगे तो भी आयन आ जाएंगे, इसका मतलब ये भी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। ये भी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। अब जरा ये बताओ सब लोग, बेंजीन, बेंजीन लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है क्या? बेंजीन लिक्विड आयोनाइज होता है? बेंजीन को आयोनाइज फॉर्म में देखा है कि C पॉजिटिव H पॉजिटिव, ऐसा कुछ देखा है? ऐसा कुछ देखा है? बेंजीन लिक्विड आयोनाइज फॉर्म में देखा है? बताओ। नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो उसको कहते क्या है? इसको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे इसको क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, दोज सॉल्वेंट या सॉल्यूशन which is not given ions, ऐसे सॉल्वेंट या सॉल्यूशन जो आयन नहीं देते हैं उनको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उनको क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो बेंजीन क्या है? बेंजीन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। बेंजीन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयन नहीं देता है। तो अब सिंपल फॉर्म में डेफिनेशन दिमाग में उतारो, जो आयन देते हैं इलेक्ट्रोलाइट और जो आयन नहीं देते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मैं साथ साथ में CHD भी लिखता जा रहा हूं। जो आयन देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो नहीं देते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जो आयन देते हैं। वो सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? गिवन आयंस इन सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? जो आयन नहीं देते हैं। नॉट गिवन आयंस इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। जो आयन देंगे वो इलेक्ट्रोलाइट, जो आयन नहीं देंगे वो अच्छा
हाँ, सुभाष कह रहा है सर टेस्ट का सिलेबस बता दीजिए। सॉरी बेटा सुभाष, टेस्ट का सिलेबस बता दूंगा, टेस्ट का सिलेबस बता देता हूं, है ना। हाँ, टेस्ट का सिलेबस बता देता हूं। जो कमिंग संडे है उसको जो टेस्ट आएगा वो कुमुलेटिव लिया जाए, कुमुलेटिव टेस्ट। चलो पहले पढ़ा लेता हूं फिर डिस्कस कर लूंगा, है ना। पढ़ा लेता हूं पहले। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जो सॉल्यूशन में आयन देगा वो इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्यूशन में आयन नहीं देगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? बच्चों ने कहा हाँ सर क्लियर है। बच्चों ने कहा सर एक क्वेश्चन बता दो, मैंने कहा पूछ लो। देखो गौर समझिए, गौर से बताइए, हाउ मैनी solution and solvent are non-electrolyte या electrolyte, non-electrolyte। ए देखो मैं लिखता जा रहा हूं, वाटर, बेंजीन, ठीक है, आपको बताना है इक्वस HCl इक्वस सोडियम सल्फेट, कि इसमें से कौन इलेक्ट्रोलाइट है कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना। इक्वस एसिटिक एसिड, टॉयलिन, टाइलिन जानते हो ना, ये होता है बेंजीन के ऊपर CH3। ऑप्शन 1 2 3 4 बताइए, सारे लोग आंसर दें। हाउ मैनी सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से कितने सोल्यूशन या सॉल्वेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं बताइए। एलपीजी गैस एग्जाम्पल, जैसे आपकी एलपीजी गैस, तो एलपीजी गैस क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? उसमें हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, हाइड्रोकार्बन आयोनाइज नहीं होते, हाइड्रोकार्बन आयोनाइज नहीं होते। तो एलपीजी ऐड कर दो तो 3, 1 2 3। भाई ये वाटर है, पानी में आयन देता है, एसिड आयोनाइज होते हैं, सॉल्ट आयोनाइज होते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कितने हैं? 3। बेंजीन आयोनाइज नहीं होता है, टाइलुइन आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है। एलपीजी गैस हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, आयोनाइज नहीं होता है। तो आंसर क्या है? 3। आंसर क्या है? 3। तो पहली बात समझ में आई क्या? इलेक्ट्रोलाइट कौन है? जो ऐसे सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जो आयन देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो नहीं देते नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्ट वो और एक पार्ट ये। देखो एक को बोला जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है, अब इसकी बात बताते हैं। देखो दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका मतलब दोनों ही आयन देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर की कैटेगरी है, तो आयन तो दोनों दे रहे होंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है। मगर वीक किसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग किसको कहते हैं? तो देखो जरा बच्चों, जो पार्सली आयोनाइज होते हैं, पार्सली आयोनाइज इन
सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जिनका आयोनाइजेशन पार्शली होता है, मतलब कम होता है। मान लो वो 3% आयोनाइज हो रहा है, 5% आयोनाइज हो रहा है, ठीक है, 2% आयोनाइज हो रहा है, इन सबको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, ये पार्शली आयोनाइज होते हैं। ये 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये पार्शली आयोनाइज होते हैं, कम आयोनाइज होते हैं। इनमें क्या होती है, इसी वजह से इनमें इक्विलिब्रियम का साइन होता है। इसी वजह से क्या होता है, इक्विलिब्रियम का, ओ भाई एक मिनट बच्चों, अरे बेटा टाइट टाइट नहीं है, एक्चुअल में बहुत तेजी से आंधी तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, बहुत तेजी से आंधी तूफान आया। तो जैसे कोई विंडो खुली रह जाती है ना, तो मेरा फ्लोर काफी ऊपर है, मतलब 23rd फ्लोर है मेरा, 23rd फ्लोर है। तो यदि कोई भी विंडो खुली रह जाती है तो दरवाजा ऐसे लड़ता है भाट से, तो वही बहुत तेजी से आवाज आई, तो मैं भगा, मैंने कहा यार अभी तक तो सब नॉर्मल था, अचानक क्या हो गया। तो मैं देख रहा हूं कि बहुत तेजी से बारिश हो रही है, बहुत आंधी चल रही है। आंधी मतलब कि हवा तेज चल रही है, बारिश के साथ आंधी तो नहीं आती है, हवा तेज चल रही है। हाँ, बच्चा कह रहा भूत है। अरे यार तुम भी ना, जब हम हैं तो भूत कैसे होगा? मैं भूत से कम डरावना दिखता हूं क्या? है, मैं किसी भूत से कम डरावना दिखता हूं क्या? बताओ। अच्छा, अब देखो, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो पार्शली आयोनाइज होते हैं, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15%, ये 100% आयोनाइज नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम का साइन लगाया जाता है, इनमें इक्विलिब्रियम साइन बनाते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि ये 100% आयोनाइज नहीं है, तो इनमें इक्विलिब्रियम का साइन लगाते हैं। और एग्जाम्पल क्या होंगे? वीक एसिड। भाई वीक एसिड किनको कहते हैं? जो 100% आयोनाइज नहीं होते। वीक बेस, वीक बेस किसको कहते हैं? जो 100% आयोनाइज नहीं होते। तो इसके एग्जाम्पल कौन होंगे? वीक एसिड, वीक बेस। क्यों? क्योंकि ये 100% आयोनाइज नहीं होंगे। जैसे ये देखो, जैसे ये देखो बच्चों, जैसे देखो एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है, तो अब ये 100% आयोनाइज नहीं होगा, तो जब भी इसको लिखोगे तो क्या बनाओगे? इक्विलिब्रियम का साइन, इक्विलिब्रियम का साइन। जो वीक होते हैं उनमें हम इक्विलिब्रियम का साइन बनाते हैं ऐसे। जैसे ये देखो HCN, ये वीक है, तो इक्विलिब्रियम का साइन बनाओगे ऐसे, है ना। अब कौन कौन से वीक होते हैं तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। ऑल ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, ऑल ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, ऑल ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन एक्सेप्ट HNO3। HNO3 को छोड़कर सारे के सारे वीक होते हैं।
HNO3 को छोड़ दो। ऑल ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, जैसे कोई कहता है H3PO4 वीक है, H3PO3 वीक है, H3PO2 वीक है, कुछ भी लिखे, कुछ भी लिख दे, ये सब वीक है। ऑल ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस आर वीक एसिड। ऑल ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन HNO2 वीक है। दो ही होते हैं, HNO3 स्ट्रांग होता है, HNO2 वीक होता है। और ये सब क्या बनाएंगे, इक्विलिब्रियम का साइन बनाएंगे ऐसे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? ऑक्सो एसिड क्या होता है बेटा, ये इनऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा, वैसे मैं बता देता हूं। देखो, यदि कोई एलिमेंट है और उसके साथ OH बॉन्ड है और ये बॉन्ड कोवैलेंट है, तो ऑक्सो एसिड है। यदि किसी के पास इस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये ऑक्सो एसिड है। और ये क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए, मेटल नहीं होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। एलिमेंट का डायरेक्ट OH के साथ बॉन्ड है, एलिमेंट का डायरेक्ट OH के साथ बॉन्ड है, ये देखो, और कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये एलिमेंट नॉन मेटल है, तो वो ऑक्सो एसिड है। और ऑक्सो एसिड के पास एक इस तरह का भी बॉन्ड होता है, इतना मिनिमम जरूर होगा, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक OH, इतना पार्ट जरूर होता है ऑक्सो एसिड के पास। ऑक्सो एसिड के पास इतना पार्ट जरूर होता है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक OH, और ये नॉन मेटल होगा। जैसे देखो, फास्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऐसे मेटल नहीं होगा। और यदि ये मेटल हो गया तो फिर ये हो जाता है बेस, है ना। तो अब मैं हल्की सी डिफिनीशन बता दी है, मगर अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब भी इनऑर्गेनिक पढ़ाई जाएगी तब बताई जाएगी, वहां पे डिटेल है। तो हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, ऐसे सॉल्वेंट या सॉल्यूशन जिनके पास आयन है, इलेक्ट्रोलाइट, नहीं है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, जो सॉल्यूशन में पार्शली आयोनाइज होते हैं वे वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, आयोनाइज अप्रॉक्स 100%, उनको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इनमें इक्विलिब्रियम का साइन नहीं आता है, इक्विलिब्रियम का साइन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये तो 100% आयोनाइज हो रहे हैं, ये तो 100% आयोनाइज हो रहे हैं। आप देखो, HCl को ब्रेक करते हो तो ऐसे लिखते हो, इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लगाते हो। HNO3 को ब्रेक करते हो तो ऐसे लिखते हो, इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लगाते हो। ये देखो, NaOH को ब्रेक करते हो तो ऐसे लिखते हो, इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लगाते हो। ठीक है, जैसे कहीं लगाते हो, नहीं लगाते हो। NaCl को ब्रेक करते हो तो ऐसे लिखते हो, इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लगाते हो। इसके एग्जाम्पल कौन होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। तो जरा देखो, जो, अब मैं समराइज कर देता हूं, जो लिक्विड, जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन आयन देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो आयन नहीं देते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट फर्दर डिवाइड, पार्शली आयोनाइज हो रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, 100% आयोनाइज हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल कौन होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट। और इनमें इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लगेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होंगे, वीक एसिड, वीक बेस, इनमें इक्विलिब्रियम का साइन लगेगा, इनमें इक्विलिब्रियम का साइन लगेगा। अब नोट डाल के बात समझो, ऑल
ऑर्गेनिक एसिड, गौर सुनो, ऑल ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस आर एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस वीक एसिड वीक बेस होते हैं, वीक एसिड वीक बेस होते हैं। जैसे किसी ने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड बताओ, तो ये वीक एसिड है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है सब वीक एसिड है, पार्सली आयोनाइज होगा। किसी ने कहा ऑक्जेलिक एसिड बताओ, ये भी वीक एसिड है, पार्सली आयोनाइज होगा। किसी ने कहा एनिलीन बताओ, तो ये भी वीक बेस है, पार्सली आयोनाइज होगा। पानी में डालोगे पार्सली आयोनाइज हो जाएगा, ऐसे। इस तरह से। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, जितने भी ऑर्गेनिक बेस है, ये सब क्या है? वीक एसिड वीक बेस है। ये सब कैसे हैं? वीक एसिड वीक बेस है, ध्यान रखना। क्लियर? क्लियर है? अब देखो मैं सीएचडी में लिख देता हूं, सीएचडी में लिख देता हूं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? पार्सली आयोनाइज, पार्सली आयोनाइज इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ये पार्सली आयोनाइज होते हैं, मतलब 1%, 2%, 7%, 10%, ऐसे। कौन होगा? वीक एसिड। एग्जाम्पल कौन होंगे? वीक एसिड, वीक बेस, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% आयोनाइज होते हैं, अप्रॉक्स 100% आयोनाइज इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर मैंने आपको एक और बात बताई काम की, वो क्या? ऑल ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस आर वीक एसिड एंड वीक बेस। इसका मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक बेस है, वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो सब पार्सली आयोनाइज होंगे। इसकी जरूरत अपने को पड़ेगी। अपना फोकस वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो बच्चों, ये बताओ, सेलेक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन एग्जाम्पल A HNO3, B H2SO4, C
फॉर्मिक एसिड, डी। ठीक है, आपको बताना है HCl। बताइए वीक इलेक्ट्रोलाइट इसमें से कौन है? इनमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है? वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है? ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि सभी के सभी ऑर्गेनिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में डाले जाते हैं। सभी के सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में डाले जाते हैं। अच्छा, विच इज नॉट करेक्ट मैच? ए, एनिलीन, वीक इलेक्ट्रोलाइट। बी, थैलिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट। सी। ठीक है, आपको बताना है ये अच्छे से कि हाँ कौन कौन क्या क्या है। HCl, वीक इलेक्ट्रोलाइट। डी। ठीक है, सारे आंसर आप ही के देने होते हैं। KOH, वीक इलेक्ट्रोलाइट। बताओ, बताइए सारे लोग, विच इज नॉट करेक्ट मैच? इनमें से कौन करेक्ट मैच नहीं है? बताओ सारे लोग। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड या बेस होंगे वो सब के सब वीक एसिड या वीक बेस होंगे। ऑर्गेनिक एसिड या बेस का मतलब जिसमें कार्बन लगाओ। ऑर्गेनिक एसिड या बेस का मतलब जिसमें कार्बन लगा हो। तो देखो ये ऑर्गेनिक बेस है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्यों? क्योंकि वीक एसिड है। ये वीक एसिड है, क्यों? ऑर्गेनिक एसिड है तो वीक एसिड होगा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऑर्गेनिक एसिड है तो वीक एसिड होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी होगा। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी होगा। क्लियर? तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऐसे सॉल्वेंट या सॉल्यूशन जिनके पास आयन होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट, नहीं होते हैं तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यदि वो पार्शली आयोनाइज है तो उनका नाम वीक इलेक्ट्रोलाइट रखा जाता है। यदि वो 100% आयोनाइज है या अप्रॉक्स 100% आयोनाइज है तो उनका नाम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रखा जाता है। अब इसके बाद बच्चों हमारी चालू होती है एसिड बेस थ्योरी। एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं? एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी में हमारे पास जो सिलेबस में है वो 3 थ्योरी है। पहली आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस के हिसाब से एसिड कौन है, आर्हीनियस के हिसाब से बेस कौन है। आर्हीनियस ने बताया कि भाई एसिड कौन है और बेस कौन है। तो जरा देखो बच्चों, आर्हीनियस के हिसाब से एसिड कौन है और आर्हीनियस के हिसाब से बेस कौन है, जरा देखो। आर्हीनियस थ्योरी, एसिड बेस थ्योरी में आर्हीनियस के हिसाब से एसिड कौन है, डोनेट,
H ion in aqueous solution। ऐसे स्पीसीज जो H ion डोनेट करते हैं उनको हम आर्सेनियस एसिड कहते हैं। डोनेट OH ion in aqueous solution। और जो OH ion डोनेट करते हैं उनको हम बेस कहते हैं। ऐसे स्पीसीज जो H ion डोनेट करेंगे उनको हम एसिड कहेंगे, जो OH ion डोनेट करेंगे उनको हम बेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे HCl को पानी में डाला तो H ion डोनेट किया, तो ये H ion डोनेट कर रहा है तो हम इसको एसिड कहेंगे। हमने NaOH को पानी में डाला और इसने OH ion डोनेट किया तो हम इसको बेस कहेंगे। इनका ये कहना था कि पानी में डालने पर जो H ion डोनेट करेगा उसको एसिड कहेंगे, जो OH ion डोनेट करेगा उसको बेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखिए हमने क्या किया, हमने आपको ये देखो, इधर ध्यान दो, मैंने H2SO4 को पानी में डाला, इसने H ion डोनेट किया तो हमने इसको एसिड बोल दिया। हमने इसको पानी में डाला, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को, इसने OH ion जनरेट कर दिया, ऐसे हमने इसको बेस बोल दिया। जो OH ion डोनेट करेगा उसको बेस बोल दोगे, जो H ion जनरेट करेगा उसको एसिड बोल दोगे। जैसे ये देखो, अमोनिया को पानी में डाला गया और इसने देखो क्या जनरेट किया, OH ion जनरेट किया, तो इसको क्या बोल दोगे, बेस बोल दोगे। अमोनिया को पानी में डाला गया, इसने OH ion जनरेट किया तो बेस बोल दिया। यदि किसी ने H ion जनरेट किया तो एसिड बोल दिया। तो आर्सेनियस का कॉन्सेप्ट ये था कि भाई एसिड वो है जो H ion डोनेट करते हैं पानी में, और बेस वो है जो OH ion डोनेट करते हैं पानी में। ये आर्सेनियस थ्योरी थी कि एसिड वो है जो H ion डोनेट करते हैं पानी में, बेस वो है जो OH ion डोनेट करते हैं पानी में, इस तरह से। अब यहां पर एक और बात नोट डाल के देखो, गौर सुनिए। बाद में ये पता चला नेकेड H ion और OH ion does not exist in aqueous solution, in aqueous solution, always present in hydrated form। आगे ये पता चला कि नेकेड H ion और OH ion एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब H ion अकेले नहीं मिलेगा ना OH ion मिलेगा, वो हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेगा। मतलब जैसे ही ये पानी में जाएगा तो ये पानी के साथ मिल जाएगा और पानी के साथ मिलके इस तरह का आयन बनाएगा, ये एग्जिस्ट करता है, इसको कहते हैं हाइड्रेटेड आयन। ये एग्जिस्ट करता है। यदि हम x की वैल्यू 1 डाल दें तो ये देखो ऐसे हो जाएगा। देखिए सारे बच्चे,
अब इसको कंबाइंड करके लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो ऐसे 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसको आप नाम देते हो क्या, हाइड्रोनियम आयन। तो इनका कहना था कि पानी में नेकेड एच आयन OH आयन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यदि मैं x की वैल्यू 2 डाल दूं तो ये देखो x की वैल्यू 2 डाल दोगे तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 1 ये 5 और 2 ऑक्सीजन, ये देखो ऐसे। यदि मैं x की वैल्यू 3 डाल दूं तो कौन सा हाइड्रेटेड आयन एग्जिस्ट करेगा, कौन सा हाइड्रेटेड आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा वो इससे पता चल जाएगा। 3 दूनी 6 और 1 7 और O3। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच हाइड्रेटेड आयन एग्जिस्ट इन इक्वस सोल्यूशन। तो हमेशा ध्यान रखना जिसका जर्नल फॉर्म ये है वो एग्जिस्ट करेगा, जिसका जर्नल फॉर्म ये है वो एग्जिस्ट करेगा पानी में। आप x की वैल्यू डाल के देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिसका जर्नल फॉर्म ये है वो एग्जिस्ट करेगा। और उसको निकालोगे कैसे, x की वैल्यू डाल के, और x की कितनी वैल्यू डालनी है ये कैसे पता चलेगा, ऑक्सीजन के नंबर से। देखो x1 डाला तो ऑक्सीजन 1 है, x2 डाला तो ऑक्सीजन 2 है, x3 डाला तो ऑक्सीजन 3 है। ये देखो ऑक्सीजन के नंबर से आइडिया लगता है कि हाइड्रेटेड आयन कौन सा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या ये हाइड्रेटेड आयन पॉसिबल है, तो आपको कैसे पता चलेगा ये पॉसिबल है या नहीं। तो आप x की वैल्यू डालो, यानी x इक्वल टू कितना है 2, तो आपने इस फार्मूले में x की वैल्यू 2 डाली, क्या ये आ रहा है, देखो इस फार्मूले में x की वैल्यू 2 डालो, तो जब आप 2 डालोगे तो क्या ये आयन आएगा, नहीं आएगा, ये आना चाहिए और ये लिखा है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरह का कोई हाइड्रेटेड आयन पॉसिबल ही नहीं है, इस तरह का कोई हाइड्रेटेड आयन पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि पॉसिबल है या नहीं, वो ऑक्सीजन के नंबर से, जितना ऑक्सीजन का नंबर होता है उतना ही x की वैल्यू होती है। ये देखो जितना ऑक्सीजन का नंबर होता है उतना ही x की वैल्यू होती है। इससे पता चलता है कि कौन सा हाइड्रेटेड आयन एग्जिस्ट करेगा कि कौन सा नहीं। और हाइड्रेटेड आयन का फार्मूला क्या है, H प्लस H2O की पावर x। ये देखो इस पर क्वेश्चन देखो, विच हाइड्रेटेड आयन of H ion is not exist in aqueous solution of HCl। A, B, C, D। ये देखो अब आप आंसर निकालो, इनमें से कौन सा हाइड्रेटेड आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब कैसे जानोगे, आप अपने हाइड्रेटेड फॉर्म से निकालोगे। देखो जरा मैं देखूं, ओ भाई बारिश का सही माहौल है।
हाँ, अब देखो आपका जर्नल फॉर्म क्या है, ये। अब इसमें x की वैल्यू डालो, x कितना है 1, ये आएगा। जब यहां 1 डालोगे तो 2 1 3 और 1, ये सही लिखा है, ये आएगा। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 2, x की वैल्यू 2 डालो, 2 दूनी 4, 4 1 5, यहां 4 लिखा है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जो एग्जिस्ट नहीं करेगा वही आंसर है, वो आंसर पूछ रहा है। अब इसमें देखो x की वैल्यू 2 डालो, क्यों, ऑक्सीजन 2 है, तो जब 2 डालोगे तो क्या एग्जिस्ट करेगा, 2 दूनी 4 1 5 है और 2, ये एग्जिस्ट करेगा। x की वैल्यू 3 डालो, तो 3 डाली 3 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 है। तो कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ बी वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? यस या नो बताओ। अरे कालू भाई पहले यस या नो बताओ। ये समझ पा रहे हो कैसे करना है? क्योंकि इसका क्वेश्चन जब आएगा तो बच्चे फंस जाते हैं। यस, तो देखो आर्हीनियस भैया ने क्या बताया, आर्हीनियस ने कहा जो पानी में एचायन देते हैं वो एसिड है, जो पानी में OH देते हैं वो बेस है। फिर इन्होंने बताया कि भाई पानी में एचायन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में करता है। तो इसकी वजह से इन्होंने अपनी थ्योरी को चेंज कर दिया, और चेंज करके क्या लिख दिया, मॉडिफाई आर्हीनियस थ्योरी, मॉडिफाइड आर्हीनियस थ्योरी। मॉडिफाई आर्हीनियस थ्योरी में क्या बताया इन्होंने, इन्होंने कहा कि भाई एसिड वो है जो हाइड्रोनियम आयन देते हैं, क्यों, क्योंकि एचायन अब एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इन्होंने कहा एसिड कौन है, डोनेट हाइड्रोनियम आयन इन सॉल्यूशन, और डोनेट OH आयन इन सॉल्यूशन। मॉडिफाई में इन्होंने क्या कह दिया, H आयन न बोल के हाइड्रोनियम आयन बोल दिया, H3 पॉजिटिव। मॉडिफाई आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में इन्होंने ये बोला। अब देखो आर्हीनियस में मैंने H आयन लिखा है, ये देखो। मॉडिफाई में इन्होंने कहा कि हाइड्रोनियम आयन, जो हाइड्रोनियम आयन डोनेट करता है उसे एसिड कहते हैं, और जो OH आयन डोनेट करता है उसे बेस कहते हैं। हम लोगों ने कहा भाई ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। अब जरा देखो बच्चों, आर्हीनियस को लिख भी देते हैं। तो सबसे पहले आर्हीनियस थ्योरी, तो आर्हीनियस थ्योरी के हिसाब से क्या है, एसिड कौन है, डोनेट H आयन इन सॉल्यूशन। बेस कौन है, डोनेट OH आयन इन सॉल्यूशन। नोट, H आयन exist in hydrated form, hydrated form, और वो हाइड्रेटेड फॉर्म क्या है, H2OX in aqueous solution, in aqueous solution। जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो जनरेट होगा ये, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन।
तो नेकेड HN एग्जिस्ट नहीं करता है, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इक्वस सॉल्यूशन में। तो ठीक है, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। H की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, ऐसे। यहां तक हमने बता दिया है। क्लास लैग कर रही है? नहीं भाई, मेरी तरफ से तो नहीं कर रही है। क्या बच्चों क्लास लैग कर रही है? ऐसा तो नहीं लग रहा है। अच्छा, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आर्हेनियस के बाद दूसरी थ्योरी आई, ब्रोस्टेड एंड लोरी थ्योरी। ब्रोस्टेड एंड लोरी। अब देखो ये थ्योरी क्या थी। इनके हिसाब से एसिड क्या थे और इनके हिसाब से बेस क्या थे, बताओ। ब्रोस्टन एंड लोरी थ्योरी में देखो क्या बताया गया है, गौर समझिए। लोकेश कह रहा है शायद ब्लैक बैक कर दो, कर देते हैं बैक यार, ये लो कर देते हैं। इनके हिसाब से एसिड कौन है? जो 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 प्रोटॉन डोनेट करता हो, और बेस कौन है? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। इनकी थ्योरी प्रोटॉन पर बेस्ड है। ये कहते हैं प्रोटॉन डोनर is acid in aqueous solution। और ये कहते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस कौन है? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है इन एक्वस सॉल्यूशन। जो प्रोटॉन डोनेट करेगा उसको एसिड बोला जाएगा, ब्रोस्टेड एसिड। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उसको बेस बोला जाएगा। इनकी थ्योरी ये है ऐसे। प्रोटॉन एक्सेप्टर इज नोन एज ब्रोस्टेड बेस, प्रोटॉन डोनर इज नोन एज ब्रोस्टेड एसिड। लोगों ने कहा ठीक है भाई, डोनेट कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है, और देखते हैं क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इन्होंने किस तरह से बताया, गौर से देखिए। इन्होंने कहा देखो HCl है, ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ये देखिए एसिड है। अमोनिया है, ये जब वाटर में डाला गया तो इसने क्या किया? प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। ये देखिए, देखो इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3। अब कितने हैं? 4। इसका मतलब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, ऐड किया है। और प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस है। प्रोटॉन जिसने गेन किया वो बेस, और प्रोटॉन जिसने लूज किया वो एसिड। प्रोटॉन जिसने डोनेट किया वो एसिड, और प्रोटॉन जिसने एक्सेप्ट किया वो बेस। ये देखो इनके हिसाब से ये क्या है? एसिड। क्यों? प्रोटॉन प्रोटॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, तो ये एसिड है। ये देखिए, और इनके हिसाब से जरा देखो, एनिलीन क्या है? बेस, वाटर में डाला गया और ये बना दिए। ये देखो, अभी कितने हाइड्रोजन है? 2। अब कितने हाइड्रोजन है? 3। इसका मतलब एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है, ऐड हुआ है, तो ये क्या है? बेस है। ये क्या है?
बेस है। तो ब्रोस्टेड एसिड प्रोटॉन एक्सेप्टर है, जो प्रोटॉन को गेन करेंगे वो ब्रोस्टेड बेस है, और जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे वो एसिड है। क्लियर है? किसमें? फिर से देखो किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में जो एचायन दे रहा है वो एसिड, एक्वस सॉल्यूशन में जो एचायन ले रहा है वो बेस। अब आप सारे बच्चे मुझे ये बताओ, देखो मैं लिख रहा हूं, अच्छे से बताइएगा, ये बताइए, देखो ये है बोरिक एसिड बी, ये देखो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बोरिक एसिड। ठीक, बोरिक एसिड इसका नाम है। अब ये जब पानी में डाला जाता है ये ऐसे दिखता है, देखो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी, ये देखिए, ये देखिए। अब एसिड क्या होता है? जब पानी में डाला जाता है तो वो ऐसे ब्रेक होता है। गौर से देखिए, जब आप एसिड को पानी में डालते हो तो जनरली क्या होता है? एसिड, जितने भी एसिड है पानी में डालने पर प्रोटॉन छोड़ते हैं। जैसे ये बोरिक एसिड है, अब इसको पानी में डाला हमने, तो ये पानी में डालने पर ऐसा हो जाता है, ये देखो, ये OH आयन गेन करता है और प्रोटॉन रिलीज करता है, ऐसे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कैसा लिख लिया गया? ऐसा। वाटर जैसा था वैसा लिखा आपने, अब इसको कैसा लिख दिया? ऐसा। ये देखो, कोई भी एसिड पानी में डाला जाता है तो प्रोटॉन डोनेट करता है, और कौन सा प्रोटॉन डोनेट करता है? अपना। मगर बोरिक एसिड वाटर का OH आयन गेन करता है। कैसे? जरा देखो, अब इस फिगर को मैं थोड़ा और डिटेल में ले जाता हूं। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस तरह का एसिड है। ये देखो, गौर से सब लोग ध्यान दो, ये रिएक्शन लिखिए। अब बोरिक एसिड की खास बात होती है कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखो, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, चेक करो। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरान के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो वो भूखा है, तो सबसे पहले वो खाना खाएगा। वो भूखा है, वो सबसे पहले खाना खाएगा और कुछ नहीं देखेगा। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल भूखा होता है, सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन खाता है, वो इलेक्ट्रॉन खाता है। और इलेक्ट्रॉन खाने के 2 तरीके हैं, या तो किसी के साथ शेयर करके खा लो या पूरा का पूरा खा लो। कोई भी रिएक्शन, यदि कोई भी ऐसा एसिड है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये ऐसा नहीं कि बोरिक एसिड के लिए पढ़ा रहा हूं, किसी भी एसिड के लिए, ऐसा कोई भी एसिड जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसमें उसको जब वाटर में डालोगे, देखो मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एसिड को जब आप पानी में डालोगे, वाटर में, ठीक है, वाटर में मिलाते हैं, तो सबसे पहले वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। कहां लिख दूं? तो
सबसे सबसे पहले वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है। जैसे वो स्टेबलाइज कर सके और स्टेबल हो सके, जैसे वो क्या हो सके और स्टेबल हो सके। तो देखो जैसे ही इसको तुम पानी में डालोगे तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बोरान के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, बोरान के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये ऐसे आ जाता है। ये देखो, ये देखिए, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए ऐसे। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसकी शेयरिंग में क्या हुआ, सॉल्यूशन में एच आ गया। ये देखिए, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। चेक करो, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से क्या हुआ, स्टेबल कर गया। अब क्या हो गया, ये स्टेबलाइज कर गया है। क्यों स्टेबलाइज कर गया है, क्योंकि अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ये देखो, एसिड क्यों है, एसिड इसलिए है क्योंकि इसने प्रोटॉन रिलीज किया है। चेक करो, पानी में प्रोटॉन आया है, पानी में देखो क्या आया है, प्रोटॉन आया है। तो ध्यान रखना, पूछा जाता है कि बोरिक एसिड किस तरह का एसिड है, तो बोरिक एसिड हमेशा ध्यान रखना ब्रोस्टेड एसिड है, ब्रोस्टेड एसिड है। क्यों, क्योंकि ये पानी में प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, क्योंकि ये पानी में प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, क्योंकि ये पानी में क्या डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। प्रोटॉन डोनेट करने की वजह से ये ब्रोस्टेड एसिड होता है, बोरिक एसिड। ये देखो, जब आपने इसको पानी में डाला तो इसने क्या डोनेट किया, प्रोटॉन डोनेट किया, ब्रोस्टेड एसिड है। और कितने प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, एक बोरिक एसिड एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। चेक करो, ये बात अभी हम फिर पढ़ाएंगे, किसमें, रेडॉक्स में, रेडॉक्स में ये बात फिर आएगी। एक बोरिक एसिड, यहां पे देखो एक लिखा है, एक बोरिक एसिड और एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, यहां पर भी देखो एक लिखा है। ये देखो, इसीलिए, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई कि बोरिक एसिड ब्रोस्टेड एसिड है, और ये अलग तरह से डोनेशन क्यों कर रहा है। आप देखो, HCl ने अपना प्रोटॉन निकाला है, ये देखो, HCl ने अपना प्रोटॉन निकाला है, देख लो। एसिड अपना प्रोटॉन तब निकालता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। यदि एसिड का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो फिर वो क्या करता है, वाटर का OH खींच लेता है और इस तरह से प्रोटॉन निकालता है। इसमें देखो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक कर लो, इसलिए अपना प्रोटॉन निकाल रहा है। इसी तरह इसमें भी देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, ये देखो कार्बन का, देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसीलिए अपना प्रोटॉन निकाल रहा है। बोरिक एसिड का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 2 4 2 6, इसलिए क्या करता है, वाटर का प्रोटॉन निकालता है, उसका OH गेन कर लेता है, वाटर का प्रोटॉन निकाल देता है। और यही काम AlCl3 भी करता है। जैसे मैं पूछूं AlCl3 क्या है, तो AlCl3 भी इस तरह काम करता है। ये देखो, क्लियर है। अच्छा, अब चलो हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम इस पर आगे बढ़ते हैं, अभी ये खत्म नहीं हुई है थ्योरी, अभी ये थ्योरी खत्म नहीं हुई है। अब जरा देखो, इसी का एक और कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो लिख रहा हूं, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है समझाता हूं। ये क्या होता है समझाता हूं। इनका कहना है जैसे जैसे गौर से देखो, एसिड और बेस का कॉन्जुगेट, इसका मतलब क्या है। इनका कहना है कि जब कोई एसिड प्रोटॉन निकाल देता है, प्रोटॉन रिलीज कर देता है, तो जो बनता है प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस। उसको क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेट बेस। प्रोटॉन निकालने के बाद कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड, एसिड एसिड जब प्रोटॉन निकाल देता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे जरा समझो, जैसे HCl है, अब इसने प्रोटॉन निकाल दिया, तो प्रोटॉन निकालने के बाद क्या प्रोडक्ट बना, ये। तो यदि ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट कौन है, ये। इसको क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट बेस। अब ये किसका कॉन्जुगेट बेस है, ऑफ HCl। HCl से प्रोटॉन निकलने के बाद ये बना है। तो एसिड जब प्रोटॉन निकाल देता है और जो बनता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। किसका कॉन्जुगेट बेस है, इस एसिड का, HCl का कॉन्जुगेट बेस है। जैसे ये देखिए, अच्छे से देखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। ये देखो, ये कार्बोनिक एसिड है, अब इसने प्रोटॉन निकाल दिया, ये आया है। अब ये किसका कॉन्जुगेट है, तो ये है कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, इसका कॉन्जुगेट बेस है। जब ये प्रोटॉन निकाल देता है तो ये बनता है, तो ये इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। देखो ऐसे, अब मान लो ये फर्दर आयोनाइज हो जाए, ऐसे, अब ये भी कॉन्जुगेट बेस है। क्यों, प्रोटॉन निकालने के बाद जो बनता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। ये किसका कॉन्जुगेट बेस है, इसका। गौर समझिए, ये किसका कॉन्जुगेट बेस है, ये। तो यार जब इसने प्रोटॉन निकाला है तब ये बना है, तो इसके लिए ये एसिड है, इसके लिए ये एसिड है, और इसके लिए ये एसिड है। चेक करो, ये प्रोटॉन निकाल रहा है तो ये बनना है, तो ये बोलेगा एसिड ये है। ये प्रोटॉन निकाल रहा है तो ये बनेगा, ये बोलेगा एसिड ये है। तो ध्यान रखना कौन किसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में होता क्या है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। चेक करो, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, एक प्रोटॉन का। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, एक प्रोटॉन का। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, एक प्रोटॉन का। कॉन्जुगेट बेस जब एक प्रोटॉन गेन करेगा तो करस्पॉन्डिंग एसिड बनाएगा। देखो, इसको एक प्रोटॉन दे दो, देखो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड आ गया। इसको एक प्रोटॉन दे दो, इसका करस्पॉन्डिंग एसिड आ गया। इसको एक प्रोटॉन दे दो, इसका करस्पॉन्डिंग एसिड आ गया है। तो कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा, एक प्रोटॉन गेन करके करस्पॉन्डिंग एसिड बना देगा। कॉन्जुगेट बेस
एक प्रोटॉन गेन करके ठीक है, करस्पॉन्डिंग एसिड बना देता है। ये देखो, क्योंकि क्वेश्चन में हम कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूं, जरा एक बार बात समझो। मैं अभी कॉन्सेप्ट भी दूंगा, सीएचडी भी दूंगा। तो देखो, एसिड से जब आप एक प्रोटॉन निकाल दोगे तो कांजुगेट बेस आएगा। कांजुगेट बेस और एसिड के बीच में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, चेक करिए। कांजुगेट बेस और उसके एसिड के बीच में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। और कौन किसका कांजुगेट बनता है, ये जरा ध्यान रखिएगा, ये जरा ध्यान रखिएगा। दोनों के बीच में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। ये देख लो। अब जरा गौर से ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, डरिएगा नहीं। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं, देखो मैंने क्वेश्चन पूछा, सेलेक्ट एसिड ऑफ, लैंग्वेज पकड़ना, एसिड ऑफ कांजुगेट बेस ऑफ कार्बोनेट आयन ए। बी, सी, डी, बताओ इस कांजुगेट बेस का एसिड कौन है, वो ये पूछ रहा है। इस कांजुगेट बेस का एसिड कौन है, वो ये पूछ रहा है। तो भाई ये कांजुगेट बेस है, तो ये कब आया होगा, जब एक प्रोटॉन डोनेट हुआ होगा। तो कांजुगेट बेस में एक प्रोटॉन ऐड कर दो तो अपने आप करस्पॉन्डिंग एसिड आ जाएगा। इसमें जैसे ही तुमने एक प्रोटॉन ऐड किया तो अपने आप इसका करस्पॉन्डिंग एसिड आ गया। ये देखो, अपने आप इसका करस्पॉन्डिंग एसिड आ गया। कांजुगेट बेस में एक प्रोटॉन ऐड करते ही उसका करस्पॉन्डिंग एसिड आ जाता है। क्लियर है? क्लियर है। अब मैं थोड़ा सीएचडी लिखता हूं, देखो हम लोगों ने यहां तक लिख दिया था, आर्हेनियस थ्योरी लिख दी थी। अब हम लिखने जा रहे हैं ब्रोस्टेड एंड लॉरी थ्योरी। इसमें क्या है, तो इसमें एसिड किसको कहते हैं, इनके हिसाब से एसिड कौन है, प्रोटॉन डोनर, एच आयन डोनर इज नोन एज एसिड है। एच आयन डोनर इन इक्वस सोल्यूशन, जो इक्वस सोल्यूशन में एच आयन देगा वो एसिड है। बेस कौन है, ओ एच आयन एक्सेप्टर इन इक्वस सोल्यूशन। इक्वस सोल्यूशन में जो एच आयन ओ एच आयन एक्सेप्ट करे, सॉरी एच आयन एक्सेप्टर, इक्वस सोल्यूशन में जो एच आयन एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। एच आयन डोनर एसिड है, एच आयन एक्सेप्टर बेस है। अब इसी में मैंने आपको पढ़ाया कि बोरिक एसिड
इस तरह से प्रोटॉन डोनेट करता है वाटर में। इस वजह से ये एक ब्रोस्टेड एसिड होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। अच्छा, फिर मैंने बताया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है जरा देखो। एसिड से एक प्रोटॉन निकालने के बाद जो बचता है उसको कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। ये देखो, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, एसिड से एक प्रोटॉन निकालने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड कहते हैं। उसे कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड कहते हैं। दोनों के बीच में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। दोनों के बीच में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। ये देखो, इसी तरह से, और ये दोनों एसिड बेस पेयर हुए, एसिड और उसका बेस, एसिड और उसका करस्पॉन्डिंग बेस। इसी तरह से क्या होता है, जब बेस होता है, देखो बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो बनता है करस्पॉन्डिंग एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो बनाता है उसे कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस। अब देखो, बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाता है उससे कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस कहते हैं। दोनों के बीच में भी एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। इनमें भी देखो एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। ये बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर है। जैसे अमोनिया एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अमोनियम आयन। ये बेस है तो ये क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ, किसका कॉन्जुगेट एसिड है, अमोनिया का। किसका कॉन्जुगेट एसिड है, अमोनिया का। बात समझ पा रहे हो? बस 10-15 मिनट और क्लास चलेगी, 10-15 मिनट। तो देखो कॉन्जुगेट कैसे जानोगे, एसिड प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो बनाता है वो कॉन्जुगेट बेस है। बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करके जो बनाता है वो कॉन्जुगेट एसिड है। एसिड प्रोटॉन रिलीज करके जो बनाएगा वो कॉन्जुगेट बेस है। बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है और पूरे चैप्टर में आगे यूज होगा। एसिड प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो बनाएगा वो कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड होगा।
बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो बनाता है वो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस होता है। अब इस चीज को जरा देखो, इसके क्वेश्चन आप करो। देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, जरा सारे बच्चे इसको अच्छे से समझे। मैच द फॉलोइंग स्पीसीज विद द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड। गौर से देखिए आपका क्या है, मैच द फॉलोइंग स्पीसीज विद द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड है तो इसका मतलब आपको बेस को एक प्रोटॉन देना है, एक प्रोटॉन देते ही कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा। तो देखो आप इनको एक एक प्रोटॉन दो है, तो इसको जब आप एक प्रोटॉन दोगे तो क्या बनेगा, अमोनियम आयन। तो पहले की मैचिंग है ये। इसको एक प्रोटॉन दोगे तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। ये वाटर को एक प्रोटॉन दोगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। इसको एक प्रोटॉन दोगे, सॉरी इसको एक प्रोटॉन दोगे तो क्या बनेगा, ये। सही है कि नहीं, मैच करो सबको भाई। ये है कॉन्जुगेट एसिड और ये है बेस। बेस जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो कॉन्जुगेट बेस बनाता है, बेस जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। तो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो 4 हो जाएंगे, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो 2 हो जाएंगे, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो 3 हो जाएंगे, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो 2 हो जाएंगे। इसको करो, इसको करिए। What will be the conjugate base? अब देखो conjugate base चाहिए for the following ब्रोस्टेड एसिड। एसिड एक प्रोटॉन रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस। एसिड एक प्रोटॉन रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस। एसिड एक प्रोटॉन रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो ये है कॉन्जुगेट बेस और ये है उनके करस्पॉन्डिंग एसिड। एसिड एक प्रोटॉन रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस। वो कह रहा है इन एसिड के कॉन्जुगेट बेस बताओ। HF H2SO4 HCO3 निगेटिव के कॉन्जुगेट बेस बताओ। अच्छा विनोद कुमार कह रहा है सर आप हिंदी में मत लिखा करो क्योंकि मैं साउथ से हूं। ठीक है बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देंगे, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लिख देते हैं। कहां पे हिंदी में लिखा है, इस जगह लिखा है। क्या लिखा है, एसिड से एक प्रोटॉन निकलने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, उसे कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड कहते हैं। ठीक है, देखो रिलीज, इसी को और करके लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखिए मैं इधर लिख देता हूं अच्छे से। देखो ये एसिड है, एसिड जब एक प्रोटॉन रिलीज कर देगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसी को कहा जाएगा कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। इसी तरह जो बेस है वो एक प्रोटॉन जब गेन करेगा और जो प्रोडक्ट बनाएगा उसी को कहा जाएगा कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस। ये देखो, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का जवाब दो।
गौर से देखिएगा क्या पूछ रहे हैं। देखिए सारे बच्चे, राइट द कॉन्जुगेट एसिड। फिर से देखो क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, देख लो सब लोग। कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, तो कॉन्जुगेट एसिड किससे मिलता है? बेस से मिलता है। कॉन्जुगेट एसिड चाहिए तो बेस से मिलता है। जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तब कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा। ये कह रहा है राइट द कॉन्जुगेट एसिड, ये निकालना है फॉर द फॉलोइंग ब्रोस्टेड बेस। अब बेस क्या करता है, जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो जो आएगा वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो ये बेस है, प्रोटॉन गेन किया, तो गेन करने पे कितने हो जाएंगे? 3। अब ये प्रोटॉन गेन करेगा तो 3 थे, एक और बढ़ गया 4। ये प्रोटॉन गेन करेगा, ये देखो ये हमारे बेस है, और प्रोटॉन गेन करने के बाद जो बना वो क्या हुआ? ब्रोस्ट कॉन्जुगेट एसिड। बेस जब प्रोटॉन गेन करेगा तो जो बनेगा वो क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड। ये करिए, ओके ठीक है, दे देता हूं। बोरिक एसिड आर्नियस क्यों नहीं है? क्या बोरिक एसिड, गौर सुनो, क्या बोरिक एसिड खुद के एच आयन इशू कर रहा है? बोरिक एसिड OH आयन गेन करके प्रोटॉन इशू कर रहा है, इसलिए आर्नियस एसिड नहीं है। इसको करो, वाटर कार्बो HCO3 निगेटिव इतना इतना बोथ कैन एक्ट बोथ एज ब्रोस्टेड एसिड एंड बेस फॉर ईच केस विल द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। अच्छा देखो, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब जैसे वाटर है, यदि वाटर एसिड है तो ये प्रोटॉन देगा, और प्रोटॉन दे के जो मिला वो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड। एक प्रोटॉन निकालने के बाद जो बनता है उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। यदि वाटर हमारा बेस है तो ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो बनता है उसे कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। है ये देखो, अब इसी तरह इसको करो, अब इसको करो, यदि ये एसिड है तो प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो बनाएगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। यदि ये बेस है तो प्रोटॉन गेन करने के बाद जो बनाएगा वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। और कौन है? HSO4। प्रोटॉन, यदि ये एसिड है तो प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो ये बनाएगा वो करस्पॉन्डिंग बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। और यदि ये बेस है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड होगा, अमोनिया। यदि ये एसिड है तो प्रोटॉन निकालने के बाद जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड होगा, एक कॉन्जुगेट बेस होगा।
और यदि ये बेस है तो बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। तो उनकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, वो कभी एसिड भी हो सकते हैं और कभी बेस भी हो सकते हैं। वो कभी एसिड भी हो सकते हैं और कभी बेस भी हो सकते हैं। वो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि उस समय वो कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, उस समय वो कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। इसको करो, द स्ट्रॉन्गेस्ट कांजू, अच्छा रुक जाओ, ये नहीं, ये अपने सिलेबस का नहीं है। अभी एक थ्योरी रह गई है। अब ये बताओ, जो ग्लास जो है बच्चों, जो क्लास लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट लेविस कॉन्सेप्ट, मतलब एसिड बेस थ्योरी। अब आप बताओ क्लास खत्म कितने बजे होती है, जो स्टार्ट होती है? भाई सुबह वाली क्लास मैं लेता हूं तो मुझे पता है कि उसकी टाइमिंग क्या है। इसकी टाइमिंग बताओ कितने बजे खत्म होती है? 2:45। अच्छा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो, ये मैं फिर कल पढ़ाऊंगा, है ना, नहीं तो फिर आज तो अब खत्म ही हो रहा है। आप क्या करोगे, आप केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करोगे, सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम की डीपीपी करना है बस, ठीक है। कल से ऑर्गेनिक यूट्यूब पर स्टार्ट होगी। रेडी हो जाओ। ठीक है ना? तो आपका काम है सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम की डीपीपी करना। अभी आयनिक इक्विलिब्रियम में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप आराम से केमिकल इक्विलिब्रियम की डीपीपी करिए। और सभी बच्चे यदि पूरे चैप्टर की डीपीपी करने में फंसते हो तो सबसे पहले उतना पढ़ो जितने की डीपीपी नंबर 1 है। डीपीपी नंबर 1 के टॉपिक देख लो, उतना पढ़ो, फिर डीपीपी लगाओ, फिर उतना पढ़ो, फिर डीपीपी लगाओ। मतलब चैप्टर को 4-5 पार्ट में तोड़कर क्वेश्चनों को करो, जैसे आपको कॉन्सेप्ट याद रहे, चीजें रिवाइज रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। अच्छा, टेस्ट का सिलेबस, हाँ यार, आप बताओ टेस्ट कैसा देना चाहते हो? कंबाइंड मतलब कुमुलेटिव, कैसा देना चाहते हो? केमिकल इक्विलिब्रियम का एक और टेस्ट ले लेते हैं, है ना, कंप्लीट। बताओ अगला टेस्ट कब होगा? इस संडे जो होगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम का होगा, कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम। कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम सिलेबस क्या है? कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। आप आराम से पूरे हफ्ते लगाइए और संडे को टेस्ट दीजिए। माइनर टेस्ट है, 20 क्वेश्चन आएंगे।
डेट क्या है बच्चों, डेट बताना, किस डेट को होगा ये, डेट क्या होगी इसकी, 31 अगस्त। ठीक है ना। कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम होगा 31 अगस्त को टेस्ट है। तो आपका संडे का टेस्ट हो गया, संडे के टेस्ट का सिलेबस बता दिया। चलिए अब आप लोग आराम से केमिकल इक्विलिब्रियम की डीपीपी लगाइए, अब तक अपलोड हो गई होंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं, बाय बाय बच्चों। ये कौन है, मार्टिन?